हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ हिंदी ए सब्जेक्ट। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, बट मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके देने वाली हूँ इस सब्जेक्ट की, हिंदी ए सब्जेक्ट की, और ये रिलेटेड है संप्रेषण और संचार से। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूँ, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, काफ़ी सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड करके दिया है। साथ ही ये जो प्लेलिस्ट है हिंदी ए सब्जेक्ट है, ये सभी कोर्सेज के लिए, ये ना सिर्फ बीए स्टूडेंट के लिए, ना सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट के लिए, आप सभी के लिए है। अगर आप यूजी कोर्सेज के अंदर आते हो और अगर आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में हिंदी ए सब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ है तो आज की इस क्लासेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी ए में जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और पूरी प्लेलिस्ट में आपको तैयार करके दूंगी, जहां से आप सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकते हो एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। इसके थ्रू देखना, आपको लास्ट में जाके खुद से ही पता चल जाएगा, आप खुद से भी इसको वैल्यूएशन कर सकते हो, खुद से भी आप उसको देख सकते हो कि आपको किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के मन में ये हो जाता है कि हिंदी उनको टफ लगता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल प्योर लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और आपको समझना है किस तरीके से। क्योंकि देखो, एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होता है, वहाँ पे हमें प्योर लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, बट जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें अपने सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट हमें सही तरीके से समझ आए, ना सिर्फ हम उसको रटे या ना सिर्फ हम उसको याद करें। क्योंकि याद करना, रटना एक बेकार मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड होता है कि कॉन्सेप्ट को समझ लेना। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपको इन फ्यूचर तक के लिए, हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाएगा, और अगर आप किसी दूसरे के सामने एक्सप्लेन करोगे तो आप उसको भी अच्छे तरीके से समझा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, क्योंकि उसके थ्रू आप जब क्लासेस को लोगे तो आपको स्ट्रक्चर वे में सारे तरीके से मिल जाएगा, आप समझ पाओगे कि ये आज की कौन सी क्लास है, जो हमारी नेक्स्ट आएगी वो किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई 1, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट 1। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 है संप्रेषण, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसका एक सामान्य परिचय है। सामान्य का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल, और परिचय का मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर 2 लेसन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले देखो, जो लेसन नंबर 1 है, इसमें हम संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया समझेंगे। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, अवधारणा का मतलब होता है इसके बारे में काफी सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे। साथ ही जो लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम संप्रेषण और संचार और संप्रेषण के विविध आयाम को पढ़ेंगे कि संप्रेषण क्या है, मतलब कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके काफी सारे ऐसे आयाम हैं जिसको हम इसकी लेसन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, इसमें 3 लेसन है, सॉरी 4 लेसन है, 4 लेसन है। सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन है संप्रेषण के प्रकार, मतलब कि कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे सबसे पहले लेसन नंबर 1 में। जो लेसन नंबर 2 है, संप्रेषण आधारित प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना, संभावित विषय कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य। मतलब कि ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है जिसमें हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पर प्रोसेस आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं, जैसे कि अगर हम कोविड का टाइम ले लें, या हमारा जो एक मेंटली हम हेल्दी है या नहीं है, मतलब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद में लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम करेंगे लेखन के विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी, ब्लॉग लेखन। तो इस वाले लेसन में, लेसन नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, लेखन किसे कहते हैं, संवाद लेखन, डायरी किसे कहते हैं, और ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं। और लास्ट में जो पार्ट नंबर 4 है, मतलब कि लेसन नंबर 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे संपादकीय लेखन। तो ये 4 लेसन है यूनिट नंबर 2 में, और यूनिट नंबर 1 में 2 लेसन है। तो 1 बाय 1 सभी लेसन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज की इस क्लास में हमें लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 1 का। तो आज की हमारी क्लास है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। तो ये जो पीडीएफ है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल ऑफिशियल है। तो मैं आपको यहीं से समझाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपको यहाँ पे नोट्स की ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्टली यहाँ से समझना। क्योंकि यहाँ पर जो भी सिलेबस को दिया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इससे अच्छा नोट्स कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको यहीं से सारे कॉन्सेप्ट को समझाने वाली हूँ। साथ ही जैसे हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, मैं इसकी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, और अगर आप चाहो तो खुद से भी इसको डाउनलोड कर सकते
सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी मैंने चैनल पे एक वीडियो को प्रोवाइड किया 5 से 6 मिनट का, वहाँ से भी आप इसको ईजिली देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, सो सॉरी फॉर दैट। सो क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास थी इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डिटेल देना पड़ गया, अदरवाइज हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हम लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आज की इस क्लास को हमें स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 है जिसे हम बोलते हैं इकाई 1, और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम सामान्य परिचय लेंगे, मतलब बेसिक्स है कि इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले जो लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसे समझेंगे, देन उसके बाद में इसका जो भी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया, तो इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखो यहाँ पर चैप्टर आउटलाइन दिया गया है। चैप्टर आउटलाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 बाय 1 बताते हैं कि आज की इस क्लास में हम कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम का उद्देश्य, प्रस्तावना। इस तरीके से जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से जाके हमारी जो क्लासेज है स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अधिगम का उद्देश्य। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। तो इस लेसन के थ्रू हम किन किन कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो यहाँ पे गिवन किया गया है कि इस लेसन के थ्रू हम किन किन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ से देखो प्रस्तावना दे रखा है कि जैसे कि हम किसी भी लेसन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इस लेसन में हम कौन कौन सी चीज़ को समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, कोई भी जो पर्सन है वो एक समाज में रहने वाला एक प्राणी है। उसे समाज से स्वयं को संबंध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना होता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि समाज में, जैसे कि अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी स्कूल कॉलेजेस में, कहीं पे भी अगर हम आपस में अपना जो रिलेशनशिप है, चाहे हमारे फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, चाहे हमारी फैमिली में अलग अलग है, ब्रदर सिस्टर का, फादर डॉटर का, मतलब जो भी एक हमारा रिलेशनशिप है आपस में, उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? हम एक दूसरे के साथ में उसको चेंज, मतलब आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लासेस के थ्रू समझा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको कुछ ना कुछ बता ही रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। सुनने के बाद अगर आप फीडबैक में कुछ बताते हो तो वो क्या हुआ? हमारे बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का आदान प्रदान हो रहा है। मनुष्य एक समाज के बीच आर्थिक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। कि जैसे कि देखो, जो एक आदमी है जिसे हम मनुष्य बोलते हैं, और समाज में काफ़ी सारे पर्सन हैं, तो उनके बीच में जब हम अपने साउंड का यूज़ करके, अपने वॉइस का यूज़ करके अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड भाषा। उसके बाद में देखो, और विचारों को इसी प्रदान के बीच में जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे कहते हैं हम संप्रेषण। और इसी कम्युनिकेशन के दौरान जब हम अपने इमोशन को, फीलिंग को, चाहे हम सैड है चाहे हम हैप्पी है, मतलब जो भी एक हमारा मूड रहता है, जो भी हमारे एक इमोशन है, उसको जब हम दूसरे तक बताते हैं या उसको शेयर करते हैं, दैट इज संप्रेषण। तो आपको पता चल गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, संप्रेषण किसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम आएगा तो आप इजिली इसको लिख सकते हो। उसके बाद में देखो, संप्रेषण मूलतः है भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव और शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब भी हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपने भाषा के द्वारा, मतलब अपने किसी न किसी लैंग्वेज के द्वारा, तो वहाँ पर जो भी एक हमारा भाव रहता है, जो भी एक हमारा इमोशन रहता है, वो वक्ता से, वक्ता कौन है? वक्ता वो पर्सन है जो कि बोल रहा है, और जो श्रोता कौन है? सुनने वाला पर्सन, जिसे हम बोलते हैं लिसनर। वो क्या करेगा? सुनेगा। जैसे आप सुन रहे हो तो आप इस कंडीशन में कौन हो? श्रोता हो, और मैं अभी इस सिचुएशन में क्या हूँ? वक्ता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो यहाँ पर क्या है? एक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, अपने विचार को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक और सफल होता है जो एक दूसरे के बीच, मतलब कि अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, अगर आपने उस चीज़ को समझा है तभी उसको सफल माना जाएगा, तभी हम उसको एक परफेक्ट कम्युनिकेशन मानते हैं। मान लो मैं आपको बताए जा रही हूँ बट आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। परफेक्ट कम्युनिकेशन या सफल संप्रेषण वही है जहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को आपस में शेयर किया जा रहा है तो वो सामने वाले पर्सन को समझ में भी आना चाहिए। वक्ता की भाषा कितनी भी सरल, सहज और भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो उसे असफल संप्रेषण ही कहेंगे। सेम वही चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है।
क्योंकि वक्ता की भाषा कितनी भी इजी क्यों ना हो, सहज क्यों ना हो, भावपूर्ण क्या हो, जब तक उसका जो श्रोता है अगर उसको समझ नहीं पाता है, उसके साथ में जो एक संबंध है उसको सही तरीके से मेंटेन करके नहीं रख पाता, तो वो कहलाएगा असफल संप्रेषण। अब जैसे कि देख लो कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अगर बोलने वाला पर्सन इस तरीके से बोलता है, चाहे वो सिंपल लैंग्वेज का ही क्यों ना यूज़ करे, अगर सामने वाला पर्सन उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, देन उस कंडीशन में वो जो कम्युनिकेशन है वो एक असफल संप्रेषण हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मेन मोटिव है जो सुनने वाला पर्सन उसको कुछ ना कुछ बताना समझाना, बट सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में वो हो जाएगा असफल संप्रेषण। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एक परफेक्ट कम्युनिकेशन या एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वक्ता के द्वारा जब भी कुछ कहा जाएगा श्रोता से, तो श्रोता को समझ में आना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे परफेक्ट कम्युनिकेशन, तो जिसे हम बोलते हैं सफल संप्रेषण। तो यहाँ पे देखो जो ये हमारा लेसन है इसी से रिलेटेड, जिसमें हम इसके महत्व को समझेंगे, इसके प्रक्रिया को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम अपने श्रोता को इफेक्टिव तरीके से सारी चीज़ों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया था इन सारे वर्ड्स के थ्रू कि यहाँ पे ये जो लेसन का जो समझाने का तरीका है, इसमें कौन कौन से पॉइंट को समझने वाला है, संप्रेषण के बारे में, भाषा के बारे में, तो ये थोड़ा सा एक इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में नेक्स्ट है संप्रेषण की अवधारणा। अब जैसे कि देखो जितने भी मानव जीव है वो आपस में आदान प्रदान करते हैं अपनी भाषाओं का, विचारों का। जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको लेसन समझा रही हूँ, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात करोगे तो आप कुछ और डिस्कस करोगे, जब अपने फैमिली में बातचीत करोगे तो आप कुछ और डिस्कस करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। कई बार बस फर्क ये हो जाता है कि कई बार हम उसको प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, कई बार हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली। अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। अगर हम मान लो फेस टू फेस बातें नहीं करेंगे, जैसे कि अभी देख लो इस क्लासेस में ना आप मुझे देख रहे हो ना मैं आपको देख रही हूँ, तो हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो है अप्रत्यक्ष। अगर हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, या आप देखोगे स्कूल कॉलेजेस में अगर आप लाइव क्लासेस लेते हो, मतलब कि स्कूल या कॉलेजेस में बैठ के क्लास लेते हो, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। अगर सामने फेस टू फेस नहीं बैठे हैं तो उसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष। लेकिन देखो, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें चाहे हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, हमारा जो मेन मोटिव है अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। तो आदमी चाहे कहीं भी रहे वो अपना कम्युनिकेशन जारी रखता, अपने विचारों का आदान प्रदान करता ही रहता, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे। तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति अपने सक्रिय समय में से लगभग 2/3 से अधिक समय प्रत्यक्षतः सुनते, बोलते और पढ़ते लिखते यानी संप्रेषण में सक्रिय रूप से व्यतीत करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्टली रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है जब हम इनडायरेक्टली बात करते हैं, मतलब कि फ़ोन पे बात करते हैं या मैसेज के थ्रू बात करते हैं, या चाहे आप वीडियो के थ्रू क्लासेस समझते हो, तो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जबकि आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हो। बट ज़्यादातर जो टाइम होता है उसमें, जिसे हम 2/3 बोलते हैं, वहाँ पर हम इसको डायरेक्टली रूप से अपने सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, मतलब जो भी एक हमारा काम रहता है उसको हम डायरेक्टली रूप से करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो संप्रेषण है वो बना हुआ है सम प्लस में प्रेषण के योग से बना हुआ। योग का मतलब होता है प्लस, तो ये बना हुआ है सम प्लस में प्रेषण से। सम का मतलब है यहाँ पर समान रूप से, कि मतलब इक्वली रूप से, पूरी तरह से, और जो प्रेषण का मतलब है भेजना, मतलब आगे की तरफ भेजना। समान रूप से अगर हम अपने विचारों को आगे वाले, सामने वाले पर्सन तक पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है संप्रेषण। तो यहाँ पे संप्रेषण 2 वर्ड से बना हुआ है, जिसको अगर हम एक लाइन में पढ़े, समान रूप से भेजा गया। कि कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं मतलब इक्वली रूप से हम अपने विचारों को डायरेक्टली किसी सामने वाले पर्सन तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देखो किसी शब्द के अर्थ को जानने का एक तरीका जो हमारा भाषा है, कि हम अपने लैंग्वेजेस के थ्रू ही काफ़ी सारी चीज़ों को समझते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, हम उस इन्वायरमेंट में नहीं रहते कि वो लैंग्वेज हमें समझ में ना आए, तो वहाँ पर लेस इफेक्टिव हो जाता है कम्युनिकेशन। बट अगर हमें लैंग्वेज के बारे में पता है, जैसे कि मान लो अभी हम हिंदी में क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अब हिंदी बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है, तो वहाँ पर क्या है, जो कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जो मैं आपको बताऊंगी आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन इस तरीके से अपना प्रोसेस पूरा जारी रखते हैं, जहाँ पर हम कम्युनिकेट करते रहते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यहाँ पे देखो संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये लैटिन शब्द के कम्युन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज, कि यानी अगर हम किसी भी चीज़ को आपस में आदान प्रदान करें, स्थानांतरण करें या भागीदारी कर रहे हैं,
तो यहाँ पर देखो टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज का मतलब यही है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और जो एक्सचेंज है इसका मतलब क्या है, हम अपने भावों का, विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है, एक तरीके से कॉमननेस है। कॉमननेस का मतलब क्या है, समान रूप से सभी के साथ में। तो यहाँ पर देखो कम्युनिकेट जो शब्द है इसको हम बोलते हैं टू शेयर, और जो टू इम्पार्ट है मतलब कि किसी के साथ में किसी भी चीज़ को प्रदान करना या बताना, या जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, कक्षा में अध्यापक छात्र को सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रू ट्रांसमिट का मतलब होता है बताना, पहुंचाना, भेजना, प्रसारित करना या प्रेषित करना। इन सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को जारी रखते हैं। टू में कॉमन का मतलब है संचार में संदेश लेकर प्रक्रिया में समान लोगों का एक ही धरातल पर जाना, कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल कॉमन जो हमारे, मान लो अगर हम 4-5 फ्रेंड एक साथ बैठे और बोलने वाला पर्सन तो जो बोलेगा वो सभी के लिए है, सभी आदमी उसको समझेंगे जितने भी आपस में बैठे हो। तो ये इस तरीके से इक्वली है, सभी के साथ में बिल्कुल कॉमन है। देन उसके बाद में देखो जो सूचना, एक जो इसको हम मानते हैं एक टेक्निक के रूप में मानते हैं, मतलब एक तकनीकी शब्द है जहाँ पर हम अपने सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम समाज में व्यक्ति के संबंध के साथ में विकसित हो रहे, जहाँ पर हम इजिली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से समाज की जड़ों को पोषित करता है कि हम किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसको यहाँ पे जनरेट किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, मतलब हमारी फैमिली से हमारे आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक रूप से हमारे संबंध की जो एक नींव है उसको रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बातचीत करके ही तो हम किसी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। वो अलग चीज़ है कि हम मैसेज कर लेते हैं, बट जो हमारा मेन रहता है किसी न किसी के साथ में वॉइस के थ्रू बातचीत करना। तो हमारा इसके साथ में क्या होता है, जो आपस में रिलेशनशिप है हमारे समाज में, चाहे हमारे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, मतलब जिसके साथ में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके साथ में जो हमारा आपस में रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, आपस में और जो होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो संप्रेषण जो है मानव जीव का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, बिल्कुल अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, चाहे हम सैड हो, हैप्पी हो, या जो भी एक हमारा इमोशन है उसको हम ईजिली आसानी से दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो संप्रेषण प्रक्रिया है 50 से अधिक विभिन्न विवरण प्रकाशित किए हुए हैं। मतलब कि सिर्फ ये मत समझना कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने किसी भी चीज़ को शेयर करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे कि मॉडल क्या है, प्रोसेस क्या है। इसका जो एक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक आपस में किसी चीज़ को बातचीत कर लेना बस इतना ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। अगर आपने देखा होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी और कम्युनिकेशन में भी, मतलब कि इनका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो काफ़ी सारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो वैज्ञानिक है उन्होंने कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे डेफिनेशन दिए थे। तो वन बाय वन सारे डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, किसी एक डेफिनेशन को लिखना है। तो मैं आपको समझा तो दूंगी सारे डेफिनेशन को समझने के बाद में आप क्या करना है, किसी एक डेफिनेशन को प्रेफर करना जो आपको इजी लगे, आप एग्जाम में उसी को लिखना अगर कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी आता है। और आना तो है ही, क्योंकि देखो चैप्टर ही, पूरा सब्जेक्ट ही कम्युनिकेशन के ऊपर है, संप्रेषण के ऊपर है, तो क्वेश्चन तो आना ही है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन को देना। उसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा उसको वेटेज मिलेगा, मतलब कि वो थोड़ा सा लगेगा, वैल्यूएबल लगेगा, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन दिया गया है, ये जो डेफिनेशन है ये लुइस ए एलन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये कहा था कि संचार शास्त्र उन समस्त साधनों से है जिसके थ्रू एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए या उसे समझाने के लिए अपनाता है। कि हम संचार का यूज़ तब करते हैं जब
कोई भी बात अगर हम सामने वाले पर्सन को समझाना चाहते हैं या उसके माइंड में इस चीज़ को डालना चाहते हैं, जैसे कि अभी देखो मैं आपको समझा रही हूँ, तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाना। तो यहाँ पर संचार का मतलब यही है कि हम किसी न किसी साधन को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम सामने वाले पर्सन को जो भी हम समझाना चाहते हैं उसके मस्तिष्क में डालने की और उसको समझाने के लिए काफ़ी सारे मेथड का, काफ़ी सारे साधनों का यूज़ करेंगे। ये वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच में खाई को पाटने वाला सेतु है। मतलब कि दो पर्सन जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके बीच में जो एक माइंड है, मतलब कि मेरा माइंड अलग तरीके से आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, आप उसे समझने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का माइंड जो है किसी एक मेन काम को लेकर वहां पर एक्टिव है, जहां पर आप सुनने के लिए तैयार हो और मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है, कि एक साइंटिफिक जो एक मेथड है वो यहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता है, जहाँ पर हम कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया गया है चार्ल्स ई रेडफील्ड के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि जो संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है, मतलब कि उस एरिया से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। वहाँ पर टेलीफोन हो गया, तार हो गया, रेडियो हो गया, इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे साधन हैं जहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। सिर्फ इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेडियो का यूज़ करके, टेलीविज़न का यूज़ करके, मैसेजिंग का थ्रू यूज़ करके या फ़ोन का यूज़ करके, सिर्फ यही एक एरिया कम्युनिकेशन नहीं है। इनका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। यहाँ पर रेडफील्ड का आशय ये है कि यद्यपि तार, टेलीफोन, रेडियो आदि के द्वारा भी हम अपने संप्रेषण के साधनों का प्रतीक समझा जाता है, किंतु संप्रेषण का जो वास्तविक अर्थ है, संप्रेषण की विचारधारा और अभिव्यक्तियों को समझाना है, कि सिर्फ और सिर्फ इन सभी मीडियम का यूज़ करके ही कम्युनिकेट करना ही पूरा संप्रेषण नहीं कहलाएगा। संप्रेषण का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि किसी न किसी साधन का यूज़ करके, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सामने वाले पर्सन को सारे विचारधारा, सारे अभिव्यक्ति को समझाना होता है। तो यहाँ पर तकनीकी साधन से सिर्फ माध्यम भरे होते हैं। जैसे कि हम कई बार सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पर रेडियो, टेलीविज़न, इन सभी को यूज़ किया जाता है, बट सिर्फ ये नहीं है। ये तो एक मीडियम है जिसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहता है कम्युनिकेशन का, सामने वाले पर्सन तक सभी चीज़ों को समझाना, जो कि हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया है E.S. रोजर के द्वारा। इन्होंने ये कहा था कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। यहाँ पर जो एक स्रोत है, जो एक श्रोता है, सुनने वाला पर्सन, उसके बीच में सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान होता है, बिल्कुल शेयर होता है आपस में। इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंधित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है चार्ल्स ई आसगुड। इन्होंने इस तरीके से कहा था कि जो आमतौर पर जब संचार तब होता है जब कोई ढांचा या कोई स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि कम्युनिकेशन वो है जो किसी न किसी सामने वाले पर्सन को इफेक्टिव कर दे, उसको प्रभावित कर दे। बिल्कुल कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो उन्हें जोड़ते, कि किसी भी मेथड का यूज़ करें, किसी भी सिंबल का यूज़ करें, किसी भी संकेत का यूज़ करें, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है ट्रांसमिटेड करना है किसी भी चैनल का यूज़ करके, मतलब आपस में जो भी हम बताना चाहते हैं उसको आपस में कनेक्ट करके रखना, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डेफिनेशन हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है जे पॉल लोगन्स, इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया था कि संप्रेषण एक वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन है, आपस में एक रूप से विचारों, तथ्यों, अनुभवों और प्रभावों का विनिमय, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में जो कम्युनिकेशन है, जो संग्राहक के बीच में किसी संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने की सम्मिलित जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम कहते हैं संप्रेषण। तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो दिया गया है जो लुंडबर्ग थे उनके अनुसार इस तरीके से बताया गया, जो संचार है एक पारंपरिक प्रक्रिया, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम से चलते हुए आ रहा है, क्योंकि जो प्रतीकों के माध्यम से जो घटित होता है, मतलब कि जब हम अपने चित्रों का, मौखिक का, या मतलब कोई भी जब हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम सैड हो तो हमारे फेस से एक तरीके से पता चल जाता है कि हम किसी न किसी बात से परेशान हैं, या अगर हम हैप्पी है तो वो भी पता चल जाता है। तो एक तरीके से किसी न किसी सिंबल का यूज़ करें, चाहे हम मौखिक रूप से अपने वॉइस का यूज़ करके बोल के बताएं, लेकिन इन सभी के
द्वारा एक प्रक्रिया बन जाती है जिसके माध्यम से हम अपने संचार का यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं और बीच में अगर कोई भी अवरोध आता है उसको रोक लेता है। अवरोध का मतलब क्या होता है, बीच में अगर कोई भी बैरियर आ रहा है तो उसका यहाँ पे रोक लेते हैं। इस प्रकार प्रतीक युक्त संचार संदेशों को कम कर देते हैं। संप्रेषण में यदि प्रतीकों का कुशलता के साथ में प्रयोग किया जाए तो जटिल विचार तकनीकी ज्ञान में साझेदारी भली भांति की जा सकती है। कि मतलब कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बीच में अगर हम कुशलतापूर्वक मतलब इफेक्टिव तरीके से करें तो बीच में अगर कोई भी मान लो जटिल चीज़ें आती हैं, मतलब कि जो एक विचार है, एक जो थॉट है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या कोई भी एक तकनीकी ज्ञान है जो एक टेक्निकल नॉलेज है, उसको उसके थ्रू अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है तो उसको हम भली भांति ईजिली तरीके से जान सकते हैं और उसके अनुसार उस कमियों को कम करके अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद में देखो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संप्रेषण के तत्व, कि जो कम्युनिकेशन है उसके कौन कौन से तत्व है। यहाँ से आपका सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से जाके स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी चीज़ों को डिस्कस किया वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ पाओ अगर आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेन क्लास स्टार्ट होती है। ऐसा मत सोचना कि इससे पहले जो मैंने बताया फालतू था, फालतू नहीं था, वो एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को मुश्किल चीज़ को समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो वो उसके बारे में हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी ए का संप्रेषण और संचार के, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जाके यहाँ से मेन होगा जहाँ से आपके क्वेश्चन आएगी एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो जो संप्रेषण के तत्व है, मतलब इसके जो कॉम्पोनेंट है, इसके अंदर यहाँ पर 5 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले है संप्रेषक, उसके बाद है संदेश, माध्यम, ग्राही या लक्ष्य या फीडबैक। वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो स्रोत या जिसे हम बोलते हैं संप्रेषक। अब देखो संप्रेषक कौन है, सेंड करने वाला पर्सन, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं सेंडर। देखो मैं आपको ना सारे वर्ड के इंग्लिश में भी बताऊंगी, नॉर्मल लैंग्वेज में भी बताऊंगी, तो आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया, पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, ऐसा तो नहीं मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो इस वजह से मैं आपको इंग्लिश में ही बता दूंगी ताकि अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो जो संप्रेषक है उसको हम बोलते हैं सेंडर। यहाँ पे देखो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इस कंडीशन में मैं कौन हूँ, मैं हूँ सेंडर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट है सेंडर। सेंडर कौन है, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ जो है वो संप्रेषक ही करता है। जैसे कि क्लासेस को स्टार्ट तो मैंने ही किया, पहले मैंने समझाने की कोशिश करी, वीडियो को रिकॉर्ड किया, देन उसके बाद ही तो आप इसे समझ रहे हो। तो सबसे पहले अगर कोई भी बातचीत है, मान लो आपकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए, कोई पहले एक बोलेगा, देन उसके बाद ही उसके पीछे से काफ़ी सारे पर्सन जो आपकी फैमिली में रहेंगे वो बोलेंगे, लेकिन स्टार्ट करने वाला जो पर्सन पहले एक रहेगा उसको हम बोलेंगे सेंडर, जो कि कुछ ना कुछ अपने बातचीत को सामने प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर वो बोल सकता है, बोलना, लिखना, पढ़ना, मतलब हर तरीके की जो संप्रेषण का जो पॉइंट है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है संप्रेषक, वो पर्सन होता है जो कि बातचीत को सबसे पहले स्टार्ट करता है या किसी न किसी तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को, अपने सूचनाओं को, अपने इमोशन को दूसरों के सामने में प्रेजेंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है संदेश। अब संदेश का मतलब क्या है, मैसेज। यहाँ पे देखो जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे मैसेज आ जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सूचनाएं आते हैं जो कि हम सामने वाले पर्सन तक बताना चाहते हैं। अब हमारे सूचना में चाहे हमारी इन्फॉर्मेशन आए, चाहे हमारा कोई डाटा आए, चाहे हम अपने इमोशन को प्रेजेंट करें कि हम खुश है या दुखी है, या हम किसी चीज़ के बारे में पूछना क्यों नहीं चाहते, मतलब कि क्वेश्चन से लेके आंसर तक लेके हर तरीके से जो भी हम बातचीत के द्वारा अपने प्रेजेंट करते हैं उन सभी को रखा जाता है संदेश के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है माध्यम, जिसको हम बोलते हैं मीडियम। अब इसका क्या मतलब है, मीडियम का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली मान लो फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने वॉइस का यूज़ करेंगे, बोल के बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर हमारा मीडियम क्या है, वॉइस है। अगर हम अपने मैसेज के थ्रू बातचीत करते हैं, मान लो आप व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे सोशल वेबसाइट पे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो वहाँ पर आपका जो मीडियम है, आपका जो माध्यम है, वो वेबसाइट हो गया, आपका नेट हो गया, आपका फ़ोन हो गया, ये आ गया आपके मीडियम में। अब यहाँ पर देखो जब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको शूट कर रही हूँ, चाहे मैं वीडियो फ़ोन से करूँ, चाहे मैं लैपटॉप से करूँ, तो जिस भी मीडियम का यूज़ करके मैं इस क्लासेस को बना के और आप तक तो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो बीच में जिन भी चीज़ों की मैंने हेल्प ली है
है, दैट इज कॉल्ड माध्यम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम अपने माध्यम का सही तरीके से चूज़ करें। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी बातें हमें डायरेक्टली करना चाहिए, कौन सी बातें हमें थोड़ा सा सीक्रेटली रखना चाहिए, या कौन सी ऐसी बातें जो कि हमें मैसेज में बताना चाहिए। तो एक ये पर्सन जो है, सेंडर है, वो खुद से डिसाइड करता है कि उसे सामने वाले पर्सन तक कौन से मीडियम का यूज़ करके अपने विचारों को प्रेजेंट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्राही या लक्ष्य। अब हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि जो भी हम बताना चाहते हैं वो सामने वाले पर्सन को उसी तरीके से समझ में आए जिस तरीके से हम बताना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम एग्जाम्पल क्लासेस का लेते हैं तो मैं आपको अपने तरीके से बेस्ट दूंगी, अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर मैं अपनी तरफ से 100% ऐसा इस तरीके से बताऊंगी कि आपको समझ में आए। तो मेरा मेन लक्ष्य क्या है, आपको उसी तरीके से जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो इस सिचुएशन में ग्राही कौन है, आप हो ग्राही, कि मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा लक्ष्य है आपको उसी तरीके से समझाना जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ग्राही कौन है, जिसको हम बोलते हैं रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीवर को हम ग्राही कहेंगे, जो कि मैसेज को रिसीव करेगा, उसको समझेगा जिस भी फॉर्म में उसको बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। फीडबैक का मतलब होता है, इसको हम सिंपल तरीके से समझाएं, दैट इज रिप्लाई। कि मान लो पूरा कम्युनिकेशन हो गया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपने भी मुझे सब कुछ बता दिया, लास्ट में जाके अगर मान लो मैंने क्लासेस को दे दिया, अब आप क्या करोगे, अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करोगे, अगर आपको सब कुछ ठीक लगेगा, या हो सकता है कि आप कोई सजेशन दो। तो अगर आपने रिप्लाई में मुझे कुछ भी दिया, चाहे सजेशन दिया है, चाहे आपने किसी प्रॉब्लम को बताया, तो वो कहलाएगा फीडबैक। अगर मैं दूसरे तरीके से बता दूं, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो आपके फैमिली में आपके बड़े कुछ कह रहे हैं, या आप किसी बातों को उनके सामने रख रहे हो कि आप उनसे कुछ बता रहे हो, अब उन्होंने रिप्लाई में कुछ बातों को कहा है आपसे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फीडबैक। जब हमने सामने वाले पर्सन तक कुछ बता दिया है, जब सामने वाला पर्सन मैसेज को समझ के, अच्छे तरीके से समझ के, देन उसके बाद में उस बात के रिगार्डिंग अगर वो कोई भी जवाब देता है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फीडबैक किसे कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, इसके साथ में जो फीडबैक है, इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि संप्रेषण में हमने जिस भी चीज़ को डिफाइन किया, व्याख्या किया, वो किस तरीके से किया। कि मान लो अगर हम कोई भी डिफाइन करते हो तो सामने वाला पर्सन जब हमें रिप्लाई करता है तो हमें पता चल पाता है कि उसके मन में कोई डाउट है, वो डाउट क्या है, या अगर वो उसको समझ जाता है तो उसको अच्छे तरीके से समझ गया, मतलब कि हम अपने तरफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उसको क्या किस तरीके से बातों को समझ में आया, दैट इज फीडबैक। उसके बाद में देखो, इसी कॉन्सेप्ट को जो डॉक्टर सुशील त्रिवेदी है, उन्होंने संप्रेषण के 3 जो तत्व है, जिसे बोलते हैं हम स्रोत, संदेश और लक्ष्य, को उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया। तो इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, संचारक, प्रेषक या स्रोत। सबसे पहले जहां से जो संदेश है उद्भव होता है, मतलब कि जहां से जो मैसेज है जनरेट होता है, जो फर्स्ट पर्सन है जो कि किसी न किसी बातचीत को सामने वाले पर्सन तक रखता है, दैट इज संचारक, प्रेषक या स्रोत। संदेश, जिसमें हम अपने भाव को, अपने बात को, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं, मतलब कि अपने मैसेज के थ्रू अगर हम किसी भी चीज़ को बताते हैं तो हम किस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस बात को बता रहे हैं, वो होता है हमारा संदेश। संदेश प्राप्त करता है, जिसे हम ग्राही या लक्ष्य बोलते हैं, कि वो एक व्यक्ति होता है जो कि संदेश को प्राप्त करता है, वह संदेश प्राप्त करता ही ग्राही या लक्ष्य कहलाता है। इन तीनों में के समन्वय से संचार प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। सबसे पहले संचारक, प्रेषक या स्रोत है, वो अपने मैसेज को बताएगा, कहाँ तक बताएगा, संदेश प्राप्तकर्ता तक बताएगा। यहाँ पर देखो, जो संचारक या प्रेषक है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसके मेथड को। यहाँ पर एक संदेश को देगा, किसी मीडियम का यूज करके देगा, कहाँ पे देगा, संदेश प्राप्तकर्ता तक देगा, जो कि इसका रिसीवर है। उसके बाद में प्रभाव को देखा जाएगा कि उसने उसको किस तरीके से समझा है, ये किस तरीके से नहीं समझा है। उसके बाद में हो सकता है कि उसने अपने फीडबैक भी दिया, जिसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो भी कॉन्सेप्ट को हमने समझा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे के जो है संप्रेषण का महत्व, इसको पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। फीडबैक में जरूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपके पास में कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग क्लासेस या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर से शेयर करना। साथ ही अगर आपको क्लासेस सही लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में,
जिस तरीके से हम अभी तक की क्लास में करें, बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो आपके लिए आपको समझ में पहले से ही क्यों ना होता, बट फिर भी उसको हम एक तरीके से दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो फीडबैक देना ना भूलें, क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।